पहले 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 के खिलाफ। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, चलो जुआन चलो यार, बस साला। डोनाल्ड ट्रंप अपनी राष्ट्रपति पद की सबसे कठिन दुविधा का सामना कर रहे हैं और उन्हें अगले कुछ हफ्तों शायद दिनों में फैसला लेना होगा। एक तरफ पिछले 48 घंटों में 2000 से ज़्यादा ईरानी प्रदर्शनकारियों का नरसंहार हुआ है। 15 मिलियन लोगों की राजधानी में पानी खत्म हो रहा है। 153 शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर चिल्ला रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप, हमें आपकी मदद चाहिए। Do outro lado, o risco de uma guerra no Oriente Médio. O Irã já ameaçou destruir bases americanas na região. Um oficial iraniano sugeriu capturar Trump e qualquer intervenção americana pode desencadear retaliação contra os milhares de soldados americanos no Golfo Pérsico. Mas, segundo reportagens publicadas no Wall Street Journal e New York Times, चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। ट्रंप को सैन्य विकल्पों पर रिपोर्ट मिल रही हैं। उनका प्रशासन यह नहीं बल्कि कैसे ईरान पर हमला किया जाए इस पर बहस कर रहा है। लेकिन हम इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? कम लोग जानते हैं, लेकिन 3 हफ्ते पहले सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया ने 2 अमेरिकी सैनिकों को मार दिया था। ट्रंप ने बड़े पैमाने पर हमलों के साथ जवाब दिया, लेकिन ईरान ने खैर पीछे नहीं हटे और अब ट्रंप खुद ईरान पर हमला करने पर विचार कर रहे हैं। क्या वह इसकी अनुमति देंगे? देखते रहिए, हम आपको सब कुछ समझाएंगे। यह समझने के लिए कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, हमें 13 दिसंबर 2025 के दिन पर वापस जाना होगा। पलमायरा सीरिया के रेगिस्तान में स्थित एक प्राचीन शहर है जो रोमन खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उस दिन वहाँ कोई इतिहास नहीं बन रहा था। सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरस टोवर और सार्जेंट विलियम नथानियल हॉवर्ड दोनों आयोवा नेशनल गार्ड से थे और वे नियमित गश्त पर थे। उनके साथ एक नागरिक दुभाषिया भी था, सभी अनुभवी लोग जो ऐसा काम सैकड़ों बार कर चुके थे। उन पर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के ऑपरेशनल्स ने घात लगाकर हमला किया, लेकिन उनका स्पष्ट संबंध ईरान द्वारा वित्त पोषित और प्रशिक्षित मिलिशियाओं से था। तीनों मारे गए और यह कोई यादृच्छिक हमला नहीं था, यह एक समन्वित हमला था। यह एक संदेश था। डोनाल्ड ट्रंप के पास 2 विकल्प थे, या तो ईरान की एक और उकसावे को नजरअंदाज करें या ताकत के साथ जवाब दें। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। 6 दिन बाद 19 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक शुरू किया, जिसका अर्थ है फाल्कन की आंख का हमला। यह बड़ा जवाब था। लड़ाकू विमान, जमीनी हमले के विमान और युद्धक हेलीकॉप्टर। हम बात कर रहे हैं F-15 स्ट्राइक ईगल्स, A-10 वार्थोक्स और अपाचे हेलीकॉप्टरों की। ISIS के ठिकानों और ईरान समर्थित मिलिशियाओं के खिलाफ एक समन्वित बमबारी अभियान चलाया गया, जिसमें सीरिया में और जॉर्डन ने भी इन हमलों में हिस्सा लिया। संदेश साफ था, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन वह तो सिर्फ चेतावनी थी, क्योंकि जब अमेरिका सीरिया पर बमबारी कर रहा था, उसी वक्त ईरान के अंदर कुछ और भी बड़ा हो रहा था। देश अंदर से बिखर रहा था। यह कोई एक नहीं बल्कि 3 संकटों का परफेक्ट तूफान था। पहला संकट, पानी। तेहरान सचमुच सूख रहा है। राजधानी को पानी सप्लाई करने वाले 5 मुख्य जलाशयों ने वह स्तर छू लिया है जिसे इंजीनियर डेड वॉल्यूम कहते हैं, यानी कुल क्षमता का 3% से भी कम। अब बांध सामान्य सिस्टम से पानी छोड़ने में सक्षम नहीं है। तकनीकी रूप से तेहरान डे-0 पर पहुंच चुका है जब पानी रुक जाता है। कल्पना कीजिए 1.5 करोड़ लोग हैं, मध्य पूर्व के बड़े शहर में पानी नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने सार्वजनिक रूप से राजधानी को खाली कराने की बात कही थी। सोचिए, 1.5 करोड़ की राजधानी को खाली कराना
दूसरी समस्या है सैन्य हार। जून 2025 में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नामक अभियान चलाया, जो 12 दिनों तक चली एक जंग थी और इसने ईरान की अजेयता की छवि को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इजराइल ने नथांज और फोर्डो के परमाणु ठिकानों पर हमला कर ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कई कमांडरों को मार डाला, मिसाइल क्षमता नष्ट की और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पीछे धकेला। दशकों में ईरानी शासन ने अपनी सैन्य ताकत और अजेय होने का मिथक भी खो दिया। तीसरा संकट आर्थिक पतन। ईरानी सरकार ने जानबूझकर अपनी खुद की मुद्रा का अवमूल्यन किया। रियाल 700,000 प्रति डॉलर से गिरकर 1.45 मिलियन प्रति डॉलर हो गया। रातों रात जो अभिजात वर्ग तेल बेचता है वह और अमीर हो गया, और जो लोग आयातित खाना खरीदने के लिए मजबूर हैं वे बहुत ज्यादा गरीब हो गए। कुछ हफ्तों में जरूरी खाद्य पदार्थों के दाम दोगुने, तेल 133% और अंडे दोगुने, चावल 30% महंगे हुए। ईरान के सबसे बड़े सरकारी बैंक माली ने अफरा तफरी के बाद पैसे निकालने पर रोक लगा दी। 3 संकट, पानी की कमी, सैन्य हार, आर्थिक पतन और 28 दिसंबर 2025 को ईरानी जनता ने कह दिया, बस बहुत हुआ। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। ये अर्थव्यवस्था महंगे खाने और जीवन की असमर्थता पर था। राष्ट्रपति पेज़ेशकिन ने यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया, मैं दोषी हूँ, हम दोषी हैं। लेकिन विरोध प्रदर्शन रुके नहीं, बल्कि और बढ़े और बदल गए। लोग अब सस्ती रोटी नहीं बल्कि शासन के अंत की मांग कर रहे थे। तानाशाह को मौत और कामेनेई को मौत जैसे नारे पूरे देश के 153 शहरों की सड़कों पर गूंज उठे। यहीं शासन घबरा गया। 8 जनवरी 2026 को सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया। कनेक्टिविटी एकदम से लगभग पूरी तरह ठप हो गई। कैमरे बंद होते ही नरसंहार शुरू हुआ। सुरक्षा बलों को फायरिंग का आदेश मिला था। अब रबर की जगह असली गोलियां, भारी मशीन गन, स्नाइपर्स और हथियारबंद ड्रोन प्रदर्शनकारियों पर इस्तेमाल हुए। 11 जनवरी रोबीना अमीनियन 23 साल की तेहरान की शरियाती यूनिवर्सिटी में फैशन डिजाइन की कुर्द छात्रा थीं। वह एक प्रदर्शन में गई थीं। एक युवा लड़की जिसके पास सपने थे, पूरी जिंदगी आगे थी, उसे सुरक्षा बलों द्वारा सिर में गोली मारकर बहुत करीब से मार दिया गया। वह एक प्रतीक बन गई, एक चेहरा, एक नाम, हजारों में से एक। मेहदी जरपारवर 29 साल के हेस्ट के बॉडी बिल्डिंग चैंपियन विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली मारकर मारे गए। तेहरान के एक डॉक्टर ने पत्रकारों को बताया कि जिन 6 अस्पतालों में वे काम करते थे वहां एक ही रात में कम से कम 217 मौतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश असली गोलियों से हुई थीं। और इससे भी बुरा यह था कि अधिकारी अस्पतालों से शवों को हटा रहे थे, गुप्त दफनाए जा रहे थे। सतर्क अनुमान में 48 घंटे में 2000 मौतें हुईं, जबकि विपक्षी समूहों के अनुसार यह संख्या 6000 से 12000 तक है। वहां इंटरनेट और स्वतंत्र पत्रकार न होने से सच्चाई किसी को पता नहीं, बस अंधेरा है। और जब शासन अपना ही जनता का नरसंहार कर रहा था, तब एक अजीब बात हो रही थी। अभिजात वर्ग भाग रहा था। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर घालीबाफ के परिवार ने फ्रांस में राजनीतिक वीजा मांगा। पूर्व राष्ट्रपति रूहानी के भतीजे ने भी भागने की कोशिश की। जो लोग अमेरिका के खिलाफ नारे लगाते थे, अब यूरोप में शरण मांग रहे थे। फिर ईरान ने घातक गलती की। ईरान सरकार ने कहा कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो वह अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने को तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी शासन की दमन का जवाब देने का वादा किया। एक गलती जो सब कुछ बदलने वाली थी ने सीधे तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका को खतरे में डाल दिया। ईरानी संसद ने चेतावनी दी है कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका हस्तक्षेप करता है तो मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकाने वैध लक्ष्य होंगे। एक ईरानी अधिकारी ने कहा कि ईरान को ट्रंप को वैसे ही पकड़ना चाहिए जैसे ट्रंप ने मादुरो को पकड़ा था। इसी समय
ट्रंप ने ट्वीट किया, ईरान पहले कभी नहीं देखी गई आजादी की ओर देख रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका मदद के लिए तैयार है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टों के मुताबिक पेंटागन में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। चर्चा इस पर है कि हमला कैसे करना है, न कि करना है या नहीं। जनरल डेविड पेट्रियस, जो सेंटकॉम के पूर्व कमांडर हैं, यानी अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो मध्य पूर्व के लिए जिम्मेदार है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से उन विकल्पों की सूची समझाई जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास हैं। उन्हें पता है, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन की कमान वही संभालते थे। पहला विकल्प जानकारी और स्टारलिंक उपकरणों के जरिए समर्थन देना होगा, ताकि प्रदर्शनकारी उपग्रह इंटरनेट से संवाद कर सकें। शासन नेताओं पर आर्थिक प्रतिबंध और संपत्तियों को फ्रीज करना। दूसरा विकल्प होगा दमनकारी ढांचे पर सीमित हमले करना, उन सुरक्षा बलों के मुख्यालयों पर जो नागरिकों का नरसंहार कर रहे हैं, और रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांड सेंटर्स पर। तीसरा विकल्प एक व्यापक हवाई अभियान होगा, मिसाइल ठिकानों, सैन्य ठिकानों और इन सब पर। पेट्रियस ने जोर दिया कि यह सब जमीन पर सैनिकों के बिना किया जा सकता है, ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और बिना चालक के सिस्टम से। यहाँ दुविधा है, अगर अमेरिका कार्रवाई नहीं करता तो नरसंहार जारी रह सकता है। शासन सत्ता विरोधी प्रदर्शनों को खून से कुचल सकता है, जैसा कि उसने 2019 में किया था, और जो प्रदर्शनकारी अमेरिकी मदद की मांग कर रहे हैं वे खुद को अकेला महसूस करेंगे। अगर अमेरिका कार्रवाई करता है तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। ईरान पहले ही अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दे चुका है। हजारों अमेरिकी सैनिक फिलहाल पर्शियन खाड़ी में हैं। हॉर्मुज की खाड़ी, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, युद्ध क्षेत्र बन सकती है। इतिहास बताता है कि मध्य पूर्व में हस्तक्षेप अक्सर योजना के अनुसार नहीं होते। ट्रंप दो खराब विकल्पों में उलझे हैं, जबकि ईरान में शासन के पतन के संकेत दिख रहे हैं और समय कम है। खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के लिए एक आपातकालीन योजना है, रूस भाग जाना। इसे विश्लेषक असद मॉडल कहते हैं, जो सीरियाई तानाशाह बशर के संदर्भ में है। जब उसकी सरकार गिरने लगी तो वह मास्को भाग गया था। खामेनेई भी वही रास्ता अपना सकते हैं, रूस में शरण लेने की कोशिश कर सकते हैं। अगर तेहरान में हालात असहनीय हो जाएं, शहर गिरने लगते हैं। मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर और खामेनेई का जन्म स्थान शियाओं के लिए पवित्र है। वहां प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। वीडियो में शहर के केंद्र में जलती पुलिस गाड़ियां दिखती हैं। बंदर अब्बास फारस की खाड़ी का रणनीतिक तेल निर्यात के लिए अहम बंदरगाह है। प्रदर्शनकारियों ने नियंत्रण लिया। 153 शहरों में विरोध जारी है। सरकार इलाका खो रही है। सैन्य विश्लेषकों ने आने वाले हफ्तों के लिए 3 संभावित परिदृश्यों की पहचान की है। पहला परिदृश्य होगा विखंडन, जिसमें केंद्रीय सरकार बाहरी इलाकों पर अपना नियंत्रण खो देगी। कुर्दिस्तान, बलूचिस्तान, खुजिस्तान अलग होकर ईरान में गृहयुद्ध और बंटवारा होगा। दूसरा परिदृश्य सैन्य तख्ता पलट से जुड़ा है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड या नियमित सेना के बचे हुए लोग धार्मिक नेतृत्व को हटा देंगे। एक सैन्य झुंडा सत्ता संभालेगा, संक्रमण की बातचीत करेगा और खुद को राज्य का उद्धारकर्ता बताएगा। तीसरा परिदृश्य पूरी तरह से पतन का होगा। पानी, ऊर्जा और सुरक्षा की बुनियादी ढांचे एक साथ विफल हो जाएंगे। लाखों पानी के शरणार्थी तेहरान से भागेंगे। एक मानवीय आपदा जो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को मजबूर कर देगी। और ट्रंप को महीनों में नहीं, हफ्तों में, शायद दिनों में फैसला करना होगा, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ और लोग मरेंगे, शहरों में पानी खत्म हो जाएगा और अराजकता और गहराती जाएगी। यह संकट न तो तेल का है, न अमूर्त लोकतंत्र का, बल्कि 1.5 करोड़ लोगों के पानी से वंचित होने और हजारों के नरसंहार का है। जब दुनिया देख रही है, यह इस बारे में है कि संयुक्त राज्य अमेरिका क्या करेगा जब एक राज्य सचमुच कांच की तरह बिखर रहा है। हर फैसले के परिणाम होते हैं।
ट्रंप ने कहा था कि अब मध्य पूर्व में युद्ध नहीं होंगे। अब वह सैन्य रिपोर्ट, प्रदर्शनकारियों की मौत के वीडियो और दशकों के सबसे बड़े मानवीय संकट को देख रहे हैं। सवाल है, क्या वह ट्रिगर दबाएंगे? अगले हफ्ते ईरान ही नहीं, शायद पूरे मध्य पूर्व का भविष्य भी तय करेंगे। और आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका को ईरान में सैन्य हस्तक्षेप करना चाहिए या प्रदर्शनकारियों को खुद लड़ने देना चाहिए? कमेंट्स में राय दें। अगर वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे जरूरी व्यक्ति को भेजें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगला विश्लेषण न छूटे। अगली बार मिलते हैं।